Good morning students, welcome to Nanu Engineering School YouTube channel. The previous video we completed the lesson number 4 and worksheet work. All the questions are also completed the last video. Now we are going to with our new lesson, lesson number 5, India Natural Resources Soil. Soil means मिट्टी, that means जो क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड में हम लोग गेट के ऊपर जो मिट्टी जमा होता है, मिट्टी जो होती है वो कैसे कैसे होता है इसके बारे में है। और इंडिया में कितना सा टाइप का सोइल है, सोइल है, इसके बारे में इस लेसन में एक्सप्लेन किया गया है। सो यू हैव टू टेक योर टर्म बुक एंड टेक द पेज नंबर 245, पेज नंबर 245। New lesson number 5, India Natural Resources Soil. Natural resources बहुत सारे होता है, फॉरेस्ट होता है, सीज होता है, वाटर का रिसोर्सेज होता है, मिनरल्स का रिसोर्सेज होता है। इन सभी रिसोर्स में सबसे मेन जो है वो है सोइल। इंडिया के मिट्टी में, दैट मीन्स द लैंड में, लैंड ऑफ इंडिया में कितने टाइप का, कौन कौन से तरीके का सोइल होता है, उसमें क्या क्या स्पेशलिटी होती है। Okay, so take the first paragraph, the yellow paragraph of this lesson. Look at the paragraph. Collect samples of soil from your garden, from the school playground, from the beach if you live near a sea, from a riverbed, soil from where water collect mud to make pots, some gravel and so on. क्या करने के लिए बोल रहा है, क्या क्या कलेक्ट करने के लिए बोल रहा है? कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सॉइल फ्रॉम योर गार्डन। पहले आप अपने गार्डन में से थोड़ा मिट्टी कलेक्ट करो। फ्रॉम द स्कूल प्लेग्राउंड, उसके बाद स्कूल के प्लेग्राउंड में से थोड़ा सा मिट्टी कलेक्ट करो। फ्रॉम द बीच, सी बीच, जो आप लोग रिवर नियर द सी में रहते हो तो सी के बीच वाला ना कोस्ट एरिया, बीच, सी बीच में से थोड़ा सा मिट्टी कलेक्ट करो। फ्रॉम ए रिवर बेड, और इसके अलावा जहाँ नदी बहती है, फ्लो होती है, उसके बैंक में से, उसके किनारे में से थोड़ा मिट्टी कलेक्ट करो। सोइल फ्रॉम वेयर पॉटर कलेक्ट मड टू मेक पॉट्स, जहाँ से पॉट्स बनाने के लिए, दैट मीन्स छोटे छोटे मिट्टी का बर्तन बनाता है, पॉट्स मीन्स मिट्टी का बर्तन, वो बनाने के लिए पॉटर ने कहाँ से मिट्टी कलेक्ट करता है, उधर से थोड़ा सा मिट्टी ले आइए। इसके अलावा सम ग्रेवल मीन्स रेती, थोड़ा सा कलेक्ट कर। सो ये सब आप लोग अलग अलग कलेक्ट करके लाइए। और क्या करने के लिए बोले थे? स्टडी द सैंपल्स, फील देम विद योर फिंगर्स, उसको लाओ, अपने सामने रखो और उसको हाथ में लेके ऐसे रगड़ के देखो, मसल के देखो क्या है उसका स्पेशलिटी, थोड़ा सा हाथ में लेके उसको फील करो। देन फील देम विद योर फिंगर्स, अपने फिंगर्स में लेके उसको फील करो। लिस्ट आउट नाउ दे डिफरेंट देयर कलर, और उन सभी का कलर्स में नोटिस करो। हर एक मिट्टी का, हर एक सैंपल का सोइल का अलग अलग कलर होगा, डिफरेंट कलर्स होंगे। देन और उसका टेक्सचर मीन्स उसके अंदर पानी डालने से उसका जो टेक्सचर, जो उसका स्वभाव जो चेंज हो जाता है। द टेक्सचर, पोरोसिटी और एनी अदर क्वालिटी यू कैन सी, उसमें देखना ये चिपकता है हाथ में, जो मिट्टी हाथ में लेता है चिपकता है, ये कोई चिपकता नहीं है, इसमें से पानी कैसे फ्लो होता है, इस मिट्टी में से पानी कैसे बहता है, ये सब आप चेक कर सकते हो। एंड एनी अदर क्वालिटी, और कोई कुछ क्वालिटी है इसमें, और हाउ डू यू थिंक ऑल दिस विल अफेक्ट द वे द सोइल इज यूज्ड। ये सोइल अलग अलग तरीके से हम लोग यूज़ करता है। सी कोस्ट का सोइल, रिवर बेड का सोइल, और गार्डन का सोइल, और ग्राउंड का सोइल। देन विच सोइल, पॉट्स बनाने का जो वाटर के पास वो कलर करता है वो मिट्टी, इन सभी में कुछ न कुछ डिफरेंसेस जरूर होता है, उसके कलर में और उसके स्ट्रक्चर में, टेक्सचर में भी उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो आपको वो देखने से और फील करने से, उस हाथ में लेके फील करने से पता चल जाएगा। दैट इज द एक्सपेरिमेंट फॉर यू टू डू, तो एक्टिविटी आपको करना है। ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन।
Resources available in nature are known as the natural resources of a country. एक कंट्री में रिसोर्सेस अवेलेबल इन नेचर, प्रकृति में से, नेचर मीन्स प्रकृति में से हम लोगों को जो भी मिलता है उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। प्रकृति ने अपने आप बना के हम लोगों को दिया गया वो जो सोर्सेस होता है उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। What is a natural resources? So first paragraph, natural resources क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस अवेलेबल are known as the in nature, available in nature उसको बोला जाता है natural resources। नेचुरल रिसोर्सेस के सब रिसोर्सेस अवेलेबल इन नेचर, जो भी हम लोगों को प्रकृति में मिलता है उसको नेचुरल रिसोर्सेस बोला जाता है। दैट इज द नेचुरल रिसोर्स ऑफ दैट कंट्री। हर एक कंट्री का अलग अलग रिसोर्सेस होता है। दे इंक्लूड, उसमें क्या कौन आता है नेचुरल रिसोर्स में? सोइल, दैट मीन्स इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहा है। देन वाटर, कितने तरीके का वाटर पानी का रिसोर्सेस मिलता है? फॉरेस्ट, आपको मैंने पहले ही बताया फॉरेस्ट। देन मिनरल्स, लाइवस्टॉक, दैट मीन्स वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल, लाइवस्टॉक्स एंड वाइल्ड लाइफ, जो हम लोग फॉरेस्ट में होता है वो वाइल्ड लाइफ। ये सब हमारा नेचुरल रिसोर्स है। कौन कौन सी? सोइल, उसके बारे में हम लोग भी पढ़ने जा रहे हैं। देन वाटर, कौन कौन से तरीके से पानी कहाँ कहाँ से, कितने रिवर्स है हमारे इंडिया में, कितने लेक्स है, कितने बैकवाटर्स है, वो उन सब के बारे में। और फॉरेस्ट, कितने बड़े बड़े फॉरेस्ट इंडिया में, कौन कौन सा घाट में कितने कितने फॉरेस्ट है उसके बारे में। और कौन कौन सा मिनरल हम लोगों को सोइल में से, नेचर में से मिलता है, कौन कौन सा मिनरल्स हम लोगों को मिलता है। और लाइवस्टॉक मीन्स जिंदे वस्तु, जीव, जिसके जिस इसको भी जीव, उसमें क्या क्या आ सकता है लाइवस्टॉक में? प्लांट्स भी आ सकते हैं, ह्यूमन बीइंग भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, उन सबको लाइवस्टॉक बोलते हैं। और हम लोग उसको पालते भी है, बिना पालते भी उसको भी लाइवस्टॉक बोलते हैं, जो हम लोग डोमेस्टिक में यूज कर, डोमेस्टिक में पालन करता है उसको। एंड वाइल्ड लाइफ कहाँ है? फॉरेस्ट में। दैट मीन्स बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स, एलिफेंट, lion, tiger, etc. Okay, these are the natural resources of a country. Natural resources of a country. एक कंट्री में हर एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स होता है। So resources available in nature are known as the natural resources of a country. They include, उसमें कौन कौन सा आता है नेचुरल रिसोर्सेस में? soil, water, forest, minerals, livestock and wildlife. We all need food to get energy. हम सबको क्या खाने के लिए चाहिए? फूड। और फूड क्यों खाना चाहिए? क्योंकि एनर्जी के लिए। हम लोग एनर्जी के बिना मैं इधर खड़े होकर आपको पढ़ा नहीं सकते, तो आपको खेलने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, कुछ काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? फूड खाना चाहिए। तो हम लोगों को खाना खाने के लिए, फूड एनर्जी मिलने के लिए क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए। तो वी ऑल नीड फूड टू गेट एनर्जी। एनर्जी के लिए हम लोग को खाना खाना चाहिए। फॉर एनर्जी ह्यूमन बीइंग नीड प्लांट्स व्हिच ग्रो इन सोइल। तो हम लोग एनर्जी कहाँ से मिलता है? प्लांट्स में से हम लोगों को जो खाने का फूड मिलता है। तो कहाँ से हम लोग को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है? सोइल में से। ये प्लांट कहाँ ग्रो होता है? सोइल में। हेंस सोइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम लोगों को खाना चाहिए। खाना कहाँ से आता है? प्लांट में से आता है। और प्लांट कहाँ उसका ग्रोथ होता है? सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग फॉर अस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है
सोइल सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है सोइल. दिस इज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. ये जो है सोइल जो है सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. हम लोग के मिट्टी के बिना कुछ भी हम लोग कर नहीं सकते. एक मिट्टी ना हो तो फिर हमारे लिए खाना भी नहीं मिलेगा. खाना हमारे लिए फूड हमारे लिए कौन प्रोड्यूस करता है? प्लांट्स. और प्लांट्स को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? सोइल. तो ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है उसका सोइल. ओके, so look at that paragraph. I am going to read one more time that paragraph. Resources available in nature are known as the natural resources of a country. They include soil, water, forest, minerals, livestock and wildlife. We all need food to get energy. For energy, human beings need plants which grow in soil. Hence, soil is a very important resources. Okay, that is about the introduction about the soil. Now, soil formation is very slow process. It takes thousands, even millions of years of weathering to form 1 centimeter of topsoil. सोइल का फॉर्मेशन होना एक स्लो प्रोसेस होता है. बहुत धीरे 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 हम लोग जो अभी देखते हैं ना ऊपर का जो मिट्टी टॉप सोइल दिखता है वो बनने के लिए एक बहुत लंबी प्रोसेस चलता है उसके ऊपर. तो सोइल फॉर्मेशन इसे वेरी स्लो और धीरे चलता है. ये प्रोसेस जो है वेरी धीरे चलता है और बहुत लंबी चलता है, स्लो प्रोसेस है. It takes thousands, even millions of years, करोड़ों साल लगता है 1 इंच का वो years बाद 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर टॉप सोइल बनने के लिए 1000 से लेके 1 मिलियन ईयर्स लगता है. क्योंकि 1 करोड़ 1000 से लेके 1 करोड़ साल तक लग जाता है अर्थ के ऊपर का 1 सेंटीमीटर टॉप सोइल बनने के लिए. तो सोचो कितनी स्लो प्रोसेस है वो. Of years to weathering means जब अपने क्लाइमेट में चेंजेस आ जाता है, कभी बहुत सारी गर्मी पड़ता है तो बहुत सारी ठंडी भी हो जाता है. उसकी वजह से हमारे सोइल के ऊपर का जो रॉक्स होता है वो टूटता है, उसमें प्रेशर आता है, कभी बिकॉज एक्सपैंड हो जाता है, कभी स्ट्रिंग हो जाता है. इसकी वजह से बार बार एक्सपैंड हो रहा है, स्ट्रिंग होने की वजह से वो पीसेस में टूट जाता है. और टूटा हुआ पीसेस बार बार टूटने की वजह से क्या बनता है? सोइल. क्या बनता है? बार बड़े बड़े पत्थरों टूटने की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है? सोइल का फॉर्मेशन होता है. उसके बारे में नीचे लिखा है. इट टेक thousands, even millions of years of weathering. weathering means वेदर का चेंज होना, क्लाइमेट का चेंज होना, कभी गर्मी कभी ठंडी. इसकी वजह से जो रॉक जो है एक्सपैंड हो जाता है, स्टिंग भी हो जाता है. टू फॉर्म 1 सेंटीमीटर ऑफ टॉप सोइल. Weathering is the breaking up of rocks on the earth's crust as a result of exposure to temperature, air and water. एक पत्थर के ऊपर बार बार पानी गिरना, बार बार उसको गर्मी लगना, बार बार उसमें ठंडी लगने की वजह से एक्सपोज हो जाता है. उसके ऊपर प्रेशर लगने की वजह से वो फट जाता है. दैट मीन्स एक्सपोजर हो जाता है, वो एक्सपोज हो जाता है टू बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द टेम्परेचर, एयर एंड वाटर. इन तीनों की वजह से हवा लगता है, गर्मी भी लगता है और पानी भी गिरता है. इसकी वजह से वो पत्थर जो है एक्सपोर हो जाता है. रिजल्ट ऑफ एक्सपोर टेम्परेचर, एयर एंड वाटर. ये सब एक ही पत्थर के बार बार गिरने की वजह से वो टूट जाता है. वो बार बार टूटने से क्या बनता है? सोइल बनता है. देन रॉक्स एक्सपैंड. उसके नीचे ही लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ. रॉक एक्सपैंड ड्यू टू द हीट एंड कॉन्टैक्ट ड्यू टू द कोल्ड. एक पत्थर के ऊपर गर्मी लगने से वो एक्सपैंड हो जाता है, बड़ा बन जाता है. जब बाद में हीट एंड कॉन्टैक्ट बाद में सिकुड़ जाता है. कब? जब ठंडी आता है. जब गर्मी आता है वो एक्सपैंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है. और जब विंटर आएगा, ठंडी आएगा तो वो सिकुड़ना शुरू होता है, स्टिंग होना शुरू होता है, कॉन्टैक्ट होना शुरू होता है.
अपने आप को सिकुड़ना शुरू हो जाता है ड्यू टू कोल्ड। व्हेन दिस हैपन अगेन एंड, ये वस्तु जो बार बार होता है, गर्मी में बड़ा हो जाना और ठंडी में छोटा हो जाना, ये बार बार होने की वजह से क्या होता है, हैपेंस अगेन एंड द पेरेंट रॉक, जो बड़ा सा रॉक होता है, ब्रेक अप इनटू लार्ज पीसेस ऑफ रॉक, बड़ा सा पत्थर, ये रूम जितना बड़ा जो पत्थर होता है वो टूट के छोटे छोटे पीसेस ऑफ रॉक बन जाता है, दूसरा छोटे छोटे पीसेस ऑफ रॉक बन जाता है। These rocks again break up into smaller pieces and form the subsoil. यही rock फिर टूट के दूसरा सबसोइल बन जाता है। रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग बिटवीन, इसके अलावा कौन सा कारण है, एक तो जो है गर्मी की वजह से और ठंडी की वजह से, इसके अलावा जब बड़े बड़े ट्रीज जो होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज आप देखें ना, पीपल जैसा, बेनियन ट्री जैसा बड़े बड़े ट्रीज जो होता है वो बड़े होते होते पत्थर के बड़े बड़े रॉक्स के बीच में से चला जाता है, उसका रूट क्या चला जाता है, उसका रूट चला जाता है। दैट इज द रीजन, इधर लिखा है, लुक एट द नेक्स्ट लाइन, द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग बिटवीन रॉक्स, रॉक्स के बीच में बड़े बड़े ट्रीज ग्रो हो जाता है और पुश द रॉक्स अपार्ट, वो अपने रूट से ये रॉक को जमीन में से पुल करता है, पुश करता है, पर दूर दूर उसको फेंक देता है। फाइनली द रॉक्स टर्न इनटू कोर्स और फाइन पार्टिकल्स कॉल्ड सॉइल। तो ये जो पत्थर टूटा हुआ है उसको जो ग्रो बड़े बड़े बेनियन ट्री जैसा ट्रीज जो है उसका रूट उसको बार बार उसको धकेल देता है, उसको बार धकेलने की वजह से ये रॉक, पेरेंट रॉक जो है छोटे छोटे पीस में टूट के लास्ट में क्या बन जाता है, सोइल बन जाता है। फाइनली द रॉक्स टर्न इनटू कोर्स ऑफ फाइन पार्टिकल्स कॉल्ड सोइल। ये रॉक टूट के लास्ट में अपने जो जमीन में दिखता है ना वो सोइल बन जाता है। देन decayed plant and animals matter called humus। इसके अलावा उसके साथ वो जो ऊपर का जो सोइल बन गया पत्थर में से, उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो उसको फर्टिलाइज करने के लिए नहीं, कुदरती हो जाता है। फाइनली नेचुरल उसको भी ये किया गया। डेकेड प्लांट एंड एनिमल्स, मरा हुआ एनिमल्स और गिरा हुआ प्लांट का लीव्स और ट्रीज हो, जो भी ट्रंक हो, जो भी उसका ब्रांचेस हो, वो सब डीके हो जाता है। डीके हो अच्छा में स्पॉइल हो जाता है, नाश हो जाता है, वो मिट्टी के साथ मिल जाता है। कोई भी वस्तु डीके हो जाने से क्या हो जाता है, वो मिट्टी के साथ मिल जाता है, तो वो कैसे हो जाता है, फर्टाइल, उसको बोलते हैं हुमस। क्या बोलते हैं उसको, हुमस। वो हुमस किसके साथ मिल जाता है, टॉप सोइल के साथ, जो मिट्टी रॉक में से टूट के आया है उस मिट्टी के साथ, जो उस सोइल के साथ डिकेड एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट मींस हुमस मिलके क्या बनता है, मैटर कॉल्ड हुमस मिक्स विद द टॉप सोइल। जो रॉक में से टूट के जो सब सोइल बना है उसके साथ एक हुमस की मिल जाने की वजह से वो फर्टिलाइज हो जाता है। हुमस मेक इट सोइल फर्टाइल। वो जो हुमस इस टॉप सोइल के साथ मिल जाने की वजह से वो क्या बन जाता है, फर्टाइल बन जाता है। बिकॉज ऑफ द हुमस द सब सोइल the subsoil become, जो बंदा है डायरेक्ट रॉक में से बंदा है सब बिकम फर्टाइल, वो बिकम फर्टाइल बन जाता है। इसकी वजह से एक हुमस की वजह से, हुमस कैसे बनता है, डिकेड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, डिकेड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड हुमस। तो डिकेड हुआ, नाश किया हुआ, स्पॉइल हुआ, जीर्ण किया गया हुआ प्लांट और एनिमल्स का जो पार्ट्स जो है वो सब सोइल के साथ मिक्स होके क्या बन जाता है, फर्टाइल सोइल बन जाता है। Look at that two paragraph. Soil formation is a very slow process. It takes thousands, even millions of years of weathering to form 1 centimeter of topsoil. Weathering is the breaking up of rocks on the earth crust as a result of
exposed to temperature, air and water. Rocks expand due to heat and contact due to cold. When this happens again and again, the parent rock breaks up into large pieces of rock. These rocks again break up into smaller pieces and form the subsoil. Roots of plants growing between rocks and push the rocks apart. Finally, the rocks turn into cores of fine particles called soil. Decayed plants and animals matter called humus mix with it. Humus make the soil fertile. This is the introduction about the soil. Then you take the page number 246. इसमें आपने एक मैप देखा, इंडिया का मैप है और इंडिया में कौन कौन से तरीके का कितने काइंड्स ऑफ मिट्टी है, सोइल, उसके बारे में है। मैं लास्ट के लेसन पूरा होने के बाद पूरा मैप आपको मैंने प्रॉपरली समझा दूंगी। ये लेसन का एक्सप्लेनेशन मुझे करने के पहले बाद में ये मैप में आपको मैं एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। अभी लेसन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होने दो, बाद में लास्ट में इसके बारे में आपको मैप के बारे में भी पढ़ाऊंगी। ओके, नाउ टेक द नेक्स्ट पेज 247। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोइल। अब आ गया है टाइप्स ऑफ सोइल। Page number 247. Types of soil. कितने types of soil है इंडिया? Look, that is the topic. Soil are of different kinds, depending upon the parent rock from which they are formed. जहाँ से इसका फॉर्मेशन हुआ उस पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड है वो कौन से टाइप का है, कौन सी काइंड का है। देन सोइल में भी ब्लैक हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है, फाइन एकदम बारीक हो सकता है, कोरस दैट मीन्स पानी निकल जाने वाला हो सकता है, कोरस और वाटर रखने, कोरस भी हो सकता है, कोरस भी हो सकता है और वाटर पानी को खींच के संभाल कर रखने वाला सोइल भी हो सकता है। The word porous means water can pass through the soil quickly. इसमें से पानी एकदम जल्दी से चले जाना। कौन सा है वो? कोस्टल प्लेन्स में जो कोस्टल एरिया में जो मिट्टी मिलता है ना उसमें से पानी एकदम जल्दी से निकल जाता है, उसको बोलते हैं porous। वाटर रिटेंटिंग सोइल रिटेन होल्ड बैक वाटर। वाटर रिटेंटिंग किसको बोला जाता है? वो पानी को अपने में खींच लेता है, उस मिट्टी को वाटर रिटेंटिंग बोलता है। क्या बोलते हैं? वाटर रिटेंटिव। वाटर रिटेंटिव तो कौन कौन से तरीके का होता है सोइल? फर्स्ट ऑफ ऑल सोइल 1 नंबर ब्लैक सोइल, द सेकंड नंबर रेड सोइल, द थर्ड नंबर कोरस COARES, then porous POROUS, then last water retentive पानी को अपने आप में खींच के रखने वाला वाटर retentive। These are the main kinds of soil। ये सब जो है types of soil है, black soil, red soil, porous, porous and water retentive। ब्लैक सोइल जो होता है ब्लैक कलर का होता है, रेड सोइल जो होता है रेड कलर का होता है, वो पोरस जो होता है और पोरस। पोरस क्या होता है? द वाटर विल बी water can pass through it
grow the soil quickly. इसमें से पानी एकदम जल्दी चला जाता है। और वाटर रिटेंटिव क्या होता है? वाटर रिटेंटिव सोइल मींस रिटेन और होल्ड बैक पानी को अपने आप में खींच के रखना, इसके अंदर संभाल के रखना, इसको बोलते हैं वाटर रिटेंटिव। वाटर रिटेंटिव, दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ kinds of soil. Then different kinds of soil are found in different part of India. ये हर एक टाइप का ब्लैक सोइल हो, रेड सोइल हो, वाटर रिटेंटिव हो या फिर कोरस हो, ये सब कहाँ दिखाई देता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। एक ही प्लेस में नहीं दिखाई देता, इंडिया के अलग अलग प्लेस में आपको इस मैप में दिखाई देता है, अलग अलग कलर का अलग अलग पार्ट में इसको दिखाई देता है। So different kinds of soil are found in different parts of India. Look at the map provided on the previous page. Let us see what the major type are. इसमें से आपको पता चल जाएगा कौन सा सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ सोइल कौन कौन से एरिया में है। मैंने आपको बताया लास्ट में, ये लेसन का पूरा एक्सप्लेनेशन होने के बाद मैं आपको ये भी थ्रोली अच्छी तरह से समझा दूँगी। इसमें कलर में से आप लोगों को पता चलता है कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा कलर का, इधर जो है ब्राउन कलर का मिट्टी है, बीच में रेड कलर का है, उसके साथ में ब्लैक कलर का है, और कोस्ट एरिया में और प्लेन्स एरिया में ग्रीन कलर का सोइल दिखाया गया है इन दैट मैप, इन दिस मैप। ओके, सो यू हैव टू लुक एट दैट मैप 1 2 टाइप, एकदम उसको पढ़ लेना। उसके अंदर बॉक्स में लिखा गया है कौन सा कलर का दिखाया है, कौन सा काइंड्स ऑफ विच टाइप ऑफ सोइल उसमें लिखा गया है। ब्राउन कलर का हो तो माउंटेन सोइल दिखाया है, ग्रीन है तो लोयर सोइल, और इन सब के बारे में मैं पहले समझा दूंगी, बाद में आपको मैप भी समझा दूंगी। ओके, नाउ यू हैव टू राइट डाउन द होमवर्क ऑफ दिस लेसन, देन आई विल कंप्लीट द लेसन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो यू हैव टू टेक योर बुक एंड नोट डाउन योर टुडेज होमवर्क। आज हम लोग ये कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट ऑफ द लेसन समझा दूँ। ओके, बहुत सारे हार्डवर्ड्स इसमें है, लोग न्यू है, वो सब आप फाइंड आउट करेंगे, अपने आप रीड करेगा तभी पता चलेगा मेरे लिए कौन सा वर्ड हार्ड है और कौन सा सिंपल है। ओके, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द read the lesson 2 times, that is your first part. Read the SS lesson number 5 2 times. कितनी टाइम? 2 times. 2 बार रीड करने की वजह से आप लोगों को उसमें से कौन कौन से एंड फाइंड आउट द हार्ड वर्ड्स, इसके साथ आप फाइंड आउट करते जाना आपके लिए कौन कौन सा वर्ड्स हार्ड है, एंड फाइंड आउट द हार्ड वर्ड्स and write down in your 0 number book. या होमवर्क बुक एंड वही पोस्ट करना है आपको 1 टाइम, एक ही बार लिख के आपको जो हार्ड वर्ड्स रहता है वो लिख के वही होमवर्क में शाम को पोस्ट करना है। ओके, दैट इज योर टुडेज होमवर्क। कंपल्सरी आपको 2 टाइम तो रीड करना ही है, तभी आपको हार्ड वर्ड्स के बारे में पता चलेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा कौन कौन से काइंड्स ऑफ सोइल के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।